नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि वैभ शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आई ऑफ लॉ बाय डॉक्टर रश्मि वैभ शर्मा। दोस्तों, आज हम CRPC के सेक्शन 41 पर सविस्तृत चर्चा करेंगे। सेक्शन 41 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता में प्रतिस्थापित था, परंतु 2008 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और वो पूरा का पूरा जो सेक्शन 41 था उसको चेंज ना करते हुए उसमें कुछ क्लॉजेज नए जोड़े गए हैं और उसके लिए साथ में उनका पालन के लिए सेक्शन 41A, 41B, 41C एवं 41D भी बताए गए। आज हमारा जो विषय है वो सेक्शन 41 के सब क्लॉज जो सब सेक्शन है 41B(2) पर आधारित होगा। मेन अनीश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य, जरीना बेगम विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य के मामलों को हम सविस्तर फोकस करेंगे। उसके साथ ही अन्य मामलों पर हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। 41(1) सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कब किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध को कारित करता है, जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध कारित किया है जो 7 वर्ष तक का या 7 वर्ष से कम का दंड से दंडनीय है, चाहे वो जुर्माने सहित हो या जुर्माने रहित हो। परंतु इस कंडीशन में जो 41B की जो कंडीशन है उसमें कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। उसमें उसके संबंध में ही अनीश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। तो हमें इस मामले में जहां पे 7 वर्ष और 7 वर्ष से कम के दंड के अपराध हैं, उसमें जब हम गिरफ्तार करेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखा जाना है। यदि कौन सी शर्तें हैं जिनको हमें पूरा करना है, पुलिस अधिकारी के पास ऐसा परिवाद है या इत्तला है, संदेह का आधार है ना, कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध को किया है, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा, पुलिस अधिकारी का समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी किया जाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वो समुचित अन्वेषण में हेल्प नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए आवश्यक है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के मामले के तथ्यों से परिचित है उत्पीड़ित करने की धमकी या उसको वायदा देने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती, यदि ऐसा प्रतीत भी होता है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये 5 पॉइंट्स यदि आपको लगता है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आवश्यक है कि जब पुलिस अधिकारी से गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेंगे। अभी बहुत कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है कि पुलिस मैन जो है वो व्यक्ति को ये देखते हैं लिस्ट में कि भाई ये तो 7 वर्ष से कम का अपराध है, CRPC अनुसूची में देखा या IPC में देखा, और वो उसको गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, चाहे वो अभ्यासता अपराधी है या ऐसे किसी दंड का भागी है कि जिसमें कि उसको गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए। उसके पास बल्क लीटर्स में एक्साइज में ड्रिंक में शराब जो है वो जब्त हो रही है, फिर भी वो उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं करना है। अनिश कुमार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि आप उसको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे। उनका जो उद्देश्य था, उनके जो दिशा निर्देश थे, वो सिर्फ इस बात को फोकस करते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार तो करेंगे, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि उन 5 पॉइंट्स में वो व्यक्ति आता है तो आप उसको गिरफ्तार करेंगे, उसकी चेकलिस्ट बनाएंगे। और यदि आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति इन 5 आधारों पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वो आप उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे और उसकी सूचना 2 सप्ताह में आप मजिस्ट्रेट को प्रदान कर देंगे। ठीक, ये है हमारा सेक्शन 41। अब हम देखते हैं अनिश कुमार। अनिश कुमार जो मामला था वो सेक्शन 49(8)(a) से रिलेटेड था। उसमें ये प्रस्तावित किया गया कि जब भी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जो सेक्शन 41 सीआरपीसी के जो बी में जो 41B में जो दिया हुआ है उसका पुनः पालन करें। पुनः पालन करने में आप उसकी चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट को बनाएं और उसको अंशतः पालन करें, उसको मजिस्ट्रेट को दें। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो भी विभागीय जांच की और न्यायालय के अवमान की दोषी होगी। और यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष वो प्रस्तुत किया जाता है और मजिस्ट्रेट भी इसको नजरअंदाज करते हैं, उस चेकलिस्ट की तरफ, उस सूचना की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। तो पुलिस एंड मजिस्ट्रेट दोनों को इस अनिश कुमार मामले में बाउंड कर दिया गया कि उनको 41 में जो 2008 में जो अमेंडमेंट होके 41B(2) जोड़ा गया था उसका पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। परंतु देखने में ये आया कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई मामले में चेकलिस्ट लग रही है और कई मामलों में चेकलिस्ट नहीं लग रही है। उस संबंध में हुआ ये कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी इसके संबंध में गाइडलाइन प्रस्तुत की गई। इन रेफरेंस मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य WP 9320/2021 एवं माधुरी कृष्णा स्वामी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य WP में भी दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें भी उन्होंने अनिश कुमार के मामलों के बारे में बताया कि उनको अक्षरशः पालन करें, चेकलिस्ट को बनाएं। यदि आप गिरफ्तार नहीं करते हैं तो उसका रीजन लिखें, यदि गिरफ्तार करते हैं तो आप उसका रीजन दें और व्यक्ति आगे की कार्रवाई जो भी है करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायालय जो है वो उसमें आपको रिमांड नहीं देगी और उसको व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को भी वो जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़ने का दायी होगी, क्योंकि वो उसका अधिकार बन जाएगा। तो न्यायालय को भी इस पे बहुत फोकस रखना है कि वो चेकलिस्ट का अनुपालन हुआ है या नहीं, इसकी ओर जरूर देख लें। अब एक महत्वपूर्ण केस अनिश कुमार मामले के पश्चात जरीना बेगम विरुद्ध MP स्टेट के माध्यम से PSUW द्वारा जो हुआ था उसमें कुछ दिशा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा दिए गए हैं, जिसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां किसी अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक के कैद का प्रावधान है, आरोपी को पुलिस द्वारा सामान्य कार्रवाई के रूप में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह की गिरफ्तारी को अनिवार्य करने वाला कोई विशेष कानून ना हो। ऐसे मामले में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को दर्ज करना होगा कि ऐसे व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए या मामले के उचित जांच के लिए या सबूतों को गायब करने से रोकने या छेड़छाड़ करने की आशंका हो या गवाहों को अदालत में या पुलिस के समक्ष ऐसे तथ्यों को खुलासा करने से रोकने से आरोपी गिरफ्तारी आवश्यक है तो आप उसे गिरफ्तार कर लें। राज्य के लिए भी निर्देश दिया गया कि राज्य पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वे CRPC की धारा 41(1)(b)(2) के तहत पुलिस द्वारा पूरी की गई पूर्व शर्तों की जांच सूची की प्रारूपित और तैयार करें। जबकि ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है
तब अपराध के अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। तो रिमांड के साथ चेकलिस्ट की एक प्रति आरोपी के अग्रिम जो न्यायिक हिरासत हम मांग रहे हैं या पुलिस रिमांड मांग रहे हैं उस समय प्रस्तुत करें। मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य होगा। जहां आरोपी को गिरफ्तार न करने का निर्णय लिया जाता है तो एफआईआर दर्ज होने के 2 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को एक सूचना अग्रेषित की जाएगी। इस अवधि से संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एवं लिखित में कारण दर्ज करते हुए बढ़ाया जा सकेगा। जहां आरोपी से पूछताछ की आवश्यकता है 41A या सीआरपीसी 160 के संदर्भ में एफआईआर के 2 सप्ताह के बीच आरोपी को तामील की जाती है, जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज कारणों से बढ़ाया जा सकता है। जहां पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती और सेक्शन A या 41A या 160 के तहत नोटिस पर आरोपी पुलिस के सामने पेश होता है और जांच के दौरान पुलिस की सहायता करता है, ऐसी स्थिति में पुलिस को आरोपी को तब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह बाध्यकारी कारण मौजूद न हो जिन्हें दर्ज किया जाए। अदरवाइज आप क्या करेंगे, उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। आपने नोटिस दिया, वो उपस्थित नहीं हो रहा, आप सेम पोजीशन कि आपके पास एक एफआईआर आती है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं। मान लीजिए 323 का मामला आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करते, सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। जमानती अपराध है, जमानत दे दी उसको और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहा तो आप जो प्रोसीजर फॉलो करते थे आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। ये सभी जो रूलिंग्स हैं इसमें सिर्फ ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप चेकलिस्ट का पालन करें, उसको बिना चेकलिस्ट बनाए हुए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार ना करें। इसी में उन्होंने ये भी कहा कि यदि पुलिस अधिकारी ऐसा चेकलिस्ट नहीं करते तो वह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी तथा प्रशासनिक जांच भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। महत्वपूर्ण जरीना बेगम के मामले में ये दिशा निर्देश दिए गए कि जजेस के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए। मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस द्वारा दी गई गिरफ्तारी की धारा 41 की आवश्यकता को पूरा करता है, जैसा कि अर्निश मामले में प्रदान किया गया है। मजिस्ट्रेट अर्निश कुमार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चेक की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। यदि अर्निश कुमार के मामले का पालन नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट आरोपी को आगे हिरासत में नहीं रखेंगे, तुरंत रिहा करेंगे। गिरफ्तारी को कानूनी अवैध घोषित किया जा सकेगा। हिरासत में अधिकृत करने वाले जो हिरासत है उसमें अधिकृत करने वाले मजिस्ट्रेट को भी स्वतंत्र संतुष्टि कर लेना चाहिए कि आरोपी के आगे की रिमांड के लिए अर्निश के जो दिशा निर्देश थे उसका पालन हुआ है या नहीं। मजिस्ट्रेट खुद को भी संतुष्ट करेंगे कि विशिष्ट कारण दर्ज कर लिए गए हैं, क्या वे प्रासंगिक हैं। उचित निष्कर्ष निकालेंगे कि अभियुक्त को एक विचाराधीन के रूप में हिरासत में लेने की शर्त संतुष्ट है। मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का प्रदर्शन करने में विफलता प्रशासनिक प्रश्न में से मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का कारण बन सकती है। उक्त दिशा निर्देश जारी करते हुए माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि जमानत से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोप एक जघन्य अपराध से संबंधित है। यदि अपराध किया गया है, चेकलिस्ट नहीं बनाई है, तो वो उसको एक जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि कोर्ट सोशल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अविचारित और अनियंत्रित आवाजों की कक्षता को जानबूझकर बाहर करना चाहिए। जमानत पर निर्णय करते समय जनता की धारणा को भी कारक में नहीं होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में जमानत पर विचार करते समय भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य बताई गई हैं। विचाराधीन को जमानत देने के परिणाम स्वरूप क्या वे गंभीर परिणाम की धमकी प्रलोभन द्वारा गवाह को डराने और प्रभावित करने का प्रयास करेगा, जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। विचाराधीन के रिहा होने पर और जमानत पर रहते हुए क्या एक और अपराध करने की संभावना जमानत पर विचार करते समय पैदा होती है। क्या अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने पर इस बात की संभावना है कि शिकायतकर्ता द्वारा किसी प्रतिवादी जो कार्रवाई है का शिकार होना पड़ेगा। क्या आरोपी को जमानत पर रिहा करने से उसके खिलाफ
आरोपित अपराध की प्रकृति कारण शांति भंग और सामाजिक में अस्तव्यस्तता आ सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत से इनकार किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी जमानत पर रिहा होने पर जांच के दौरान एकत्र किए जाने वाले सबूतों को नष्ट करेगा। क्या अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों की प्रकृति ऐसी है कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो वे फरार हो जाएगा। न्यायालय की प्रक्रिया से बचने का प्रलोभन दिया जा सकता है। कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा यह दिशा निर्देश भी दिया गया कि जिला न्यायाधिपति की ओर से ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां जमानत के आवेदनों पर न्याय प्रणाली को पहले स्तर पर फैसला किया जा सके। न्यायालय की मांग की कम से कम समय में निपटाया जाए। दूसरे शब्दों में ये प्रयास होना चाहिए कि जिला न्यायालय के स्तर पर ही केवल जिला न्यायालय के समक्ष दूसरी बार एप्लीकेशन की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसमें जो अनिश कुमार की गाइडलाइन थी उसमें जरीना बेगम का मामला, माधुरी वाला मामला, इन सब में एक ही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। रिनी जौहर का जो मामला था उसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यही कहा गया था कि गरिमा व्यक्ति का अनिवार्य गुण होता है और अवैध गिरफ्तारी व्यक्ति की पहचान पर हमला होता है। गरिमा व पहचान जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। तो हमें इन सब का ध्यान रखना होता है। समाज का, प्रशासन का, पुलिस का, न्यायालय का, ये सभी का दायित्व है कि वह ऐसे सभी व्यक्तियों की गरिमा एवं व्यक्तित्व को संरक्षित करें। इसी रिनी जौहर के मामले में ही उन्होंने ये भी कहा था कि धारा 41 एवं 41A के नियमों का पालन किया जाए और उसी के अंतर्गत स्वतंत्रता को प्रभावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मध्य प्रदेश का मामला था और राज्य सरकार से प्रत्येक पीड़ित को जो इस प्रकरण में गिरफ्तार हुए थे उनको 5-5 रुपए प्रतिकर भी दिलवाया गया था। उम्मीद है कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।